हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान प्रवाह। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक डिटेल स्टडी होगी। मैं इसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का बताऊंगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, 17वीं बीपीएससी हो, एसएससी हो या किसी अदर्स की, किसी भी कंपटीशन में हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो लेक्चर नहीं देखनी पड़ेगी। तो बिना डिले चलिए प्रारंभ करते हैं फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि आपको टाइटल से स्पष्ट है, फ्रांसीसी क्रांति, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रांस क्या है और क्रांति क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रांस एक यूरोप का देश है जो अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित है। और क्रांति क्या होती है? तो फ्रेंड्स, क्रांति किसी भी सरकार या तंत्र या शासन में जब पूर्ण रूप से बदलाव आ जाए, यानी एक शासन को लोग उखाड़ के दूसरे शासन को स्थापित कर दें, यानी एक गवर्नमेंट को हटाकर दूसरे गवर्नमेंट की स्थापना हो जाए, तो उसे क्रांति कहते हैं। अर्थात कंप्लीटली चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, इसको क्रांति कहेंगे। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई और कैसे हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति ने बहुत ही दूरगामी और व्यापक प्रभाव पूरे यूरोप में ही केवल न छोड़े बल्कि पूरे विश्व में छोड़े। इसलिए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्रमवार कैसे घटित हुआ। समय था 14 जुलाई 1789, यानी 14 जुलाई 1789 की सुबह थी। यानी 14 जुलाई की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। और ये पेरिस क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, पेरिस फ्रांस की राजधानी का नाम है। तो चूँकि ये घटना फ्रांस में हो रही है तो वहाँ की राजधानी पेरिस में भी ये घटना आपको देखने को मिलेगी। तो 14 जुलाई की सुबह थी 1789 की। तो पेरिस नगर में बहुत ही लोग डरे हुए थे। अब लोग डरे हुए क्यों थे? क्योंकि वहाँ के सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 300 या 400 साल पहले यूरोप में बहुत सारे देशों में राजतंत्र था, तो फ्रांस में भी राजतंत्र था। तो वहाँ के सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अब लोग इससे क्यों डर गए? देखिए, बॉर्डर पे ही सेना का यूज किया जाता है। अर्थात सेना को हम लोग कहाँ रखते हैं? सेना को हम लोग अपने सीमावर्ती इलाकों में रखते हैं ताकि दुश्मन देश हमारे पे अटैक न कर दें। जनरली बॉर्डर को छोड़कर सेना पूरे देश में तभी आती है जब कोई बड़ा संकट होता है। तो अफवाह ये थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश मिलने वाला है। अर्थात लोग इस बात से डर गए थे कि अब सम्राट ने सेना को शहर के भीतर बुला दिया है पेरिस में। इसका मतलब है कि अब लोगों पे गोलियां चलने वाली हैं। और लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया ताकि सेना के द्वारा किए गए आक्रमण से वो बच सकें। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब सेना से कोई डंडे और गिल्ली से तो लड़ाई हो नहीं सकती, इसलिए लोग हथियार खोजने लगे कि हथियार हमें कहाँ मिलेगा। और इस क्रम में वे लोग जो भी सरकारी इमारतें थी जहाँ उनको लग रहा था कि यहाँ हथियार हमको मिल सकते हैं, यहाँ धन दौलत मिल सकती है, उनको उन्होंने लूटना प्रारंभ कर दिया। यानी जबरन वे लोग उसमें प्रवेश करने लगे। और हुआ क्या? अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? जो लोग थे, बहुत सारे लोगों का एक समूह पेरिस नगर था, उसके ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी भाग में, मैं आपको अभी वीडियो में आगे भी दिखाऊंगा फ्रांस का मैप। तो वहाँ पूर्वी साइड में एक बैस्टिल का किला था जिसको जेल में बदल दिया गया था। पहले वहाँ आर्म्स रखे जाते थे,
फिर उसमें जेल में उसको बदल दिया गया। तो लोग समझे कि यहाँ पे हमें हथियार मिल सकते हैं, तो उन्होंने उसकी तरफ कूच करना आरंभ कर दिया और बास्टिल का जो किला था उसकी जेल को तोड़ डाला और भारी मात्रा में जो गोला बारूद की मिलने की संभावना थी उसको उन्होंने ले लिया। हथियार कब्जे में लेकर क्या किया इन्होंने, हथियार पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। जो बास्तिल किले का जो कमांडर था वो इसमें मारा गया और जितने भी कैदी थे उसको इन लोगों ने छुड़ा लिया। यद्यपि उनकी केवल संख्या 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। फ्रांस का जो सम्राट था उसका नाम था लुई 16वां, जो इस समय शासन कर रहा था। माना जाता है कि वो बहुत ही निरंकुश है। लोगों में यह परसेप्शन थी कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, स्वयं ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताता है, लेकिन लोगों पर भारी टैक्स लगाता है। इससे लोग बहुत ही पीड़ित थे। तो लोगों को लगा कि ये उसका प्रतीक है। बास्तिल का किला जो है, बास्टिल का जो फोर्ट है, अगर मैं उनको गिराऊंगा, अगर हम लोग उनको गिरा देते हैं तो एक तरह से सम्राट को ये चुनौती होगी कि हम आपके मनमानीपन को नहीं सहेंगे। तो ये भी कारण था। इसलिए किले को क्या कर दिया गया, ढहा दिया गया और उसके जो अवशेष थे, जो भी उनमें सामान मिले थे, उनको बाजार में लोगों ने बेच दिया। क्यों? क्योंकि इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे कि जब मैंने बास्टिल किले को तोड़ा तो मुझे ये मिला और हमने शासन को चुनौती दी। आज भी फ्रांस की सरकार इस 14 जुलाई को क्या मनाती है, अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट डे मनाती है, बास्टिल डे। इसके दिन बास्टिल डे परेड का भी आयोजन फ्रांस में किया जाता है 14 जुलाई 1789 को। आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ जा चुके हैं बास्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अब कहीं भी अगर शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाते हैं तो केवल वहीं तक वो सीमित नहीं होता। इस घटना को देखने के बाद आसपास के इलाके थे, जो पेरिस के आसपास के इलाके थे, वहाँ भी जनता सड़कों पर आ गई। अधिकांश जनता किस लिए प्रदर्शन कर रही थी? पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। यानी खाने के लिए पावरोटी की मात्रा कम पड़ रही थी, तो बहुत सारी जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का ही विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए, सिंहावलोकन मतलब बहुत ही अच्छे से इसको गहन अध्ययन करके जब इतिहासकारों ने देखा, तो ये केवल पावरोटी की महंगी कीमतों का ही विरोध नहीं था फ्रेंड्स। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण क्या थे? फ्रांस के जो सम्राट थे वो बहुत ही निरंकुश थे और उनके विरोध के लिए केवल ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था, लेकिन उसमें पावरोटी की जो महंगी कीमत थी वो भी यथार्थ कारण था। आइए देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पेंटिंग बनाई गई है जो कि बास्टिल फोर्ट की बनाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बास्टिल फोर्ट है और यहाँ जो लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। इसकी ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ये एक चित्र है, पेंटिंग है, जो कि बाद में बहुत सारे पेंटर्स ने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें बनाई। तो आप समझ गए कि बास्टिल डे इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके कारण क्या थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी, उत्तरार्ध मतलब यानी कि 1750 से लेकर 1800 तक, यानी 1750 से लेकर 1800 ईस्वी के बारे में बात की जा रही है कि उस समय फ्रांस का समाज कैसा था, कितने वर्गों में विभाजित था और उनके कार्य क्या क्या थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1774 यानी 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। ये बहुत ही कम उम्र का था। इस समय इसकी उम्र केवल 20 साल थी। ये किस वंश का था? बूर्बो राजवंश। सीधे पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि लुई 16वां किस वंश का शासक था, तो वो था बूर्बो राजवंश। और ये फ्रांस की राजगद्दी पर केवल 20 वर्ष की उम्र में बैठा, बहुत ही कम उम्र का था ये।
और इसका विवाह किससे हुआ था? फ्रांस का ही बगल का एक देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय वियना है। वहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मेरी एंटोइनेट। मैरी एंटोइनेट भी इसको बोला जाता है। इसके साथ इसकी शादी हो गई थी। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, अर्थात जब इसका राज्यारोहण हो रहा था यानी यह जब राजगद्दी पर बैठ रहा था लुई 16वां यानी लुई द 16th, उस समय इसका खजाना बहुत ही खाली हो चुका था। हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों हो रहा था। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी अलग अलग जगह पे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन बहुत ही महत्वाकांक्षी यहाँ के सम्राट हुए और इन्होंने पूरे विश्व में उपनिवेश बनाए। तो इसके कारण इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था यानी विवाद होता रहता था। तो इसमें फ्रांस के काफ़ी संसाधन नष्ट हो चुके थे, यानी कि जो भी रुपया पैसा धन शस्त्र ये सब बहुत सारा नष्ट हो चुका था। उसके ऊपर क्या किया था इन्होंने? वर्साय नामक एक प्लेस है, वर्साय नामक एक जगह है फ्रांस में। वहाँ इन्होंने इनके दादाजी ने एक विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची अलग से इन्होंने की। यानी कि लगभग उस वर्साय के महल को बनाने के लिए इन्होंने 100 साल से अधिक समय लगा दिया था। उसमें इन्होंने बहुत सारा पैसा उड़ाया इन्होंने, फिजूल खर्ची। ये देखकर जनता बहुत ही परेशान हो रही थी कि एक तरफ तो आप अपने आनंद के लिए ऐसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता पाव रोटी और भूखे मर रही है। तो ये भी एक कारण था। अब इसी के शासनकाल में और आगे क्या हो गया? लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका की 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी। अब देखो आज का जो आप अमेरिका देखते हो फ्रेंड्स, उसमें 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50। लेकिन प्रारंभ में अमेरिका केवल 13 उपनिवेशों से ही मिलके बना हुआ था और उस पर शासन किसका था? उन उपनिवेशों पर इंग्लैंड का शासन था। उस इंग्लैंड के शासन को हटाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। उस समय था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसकी मदद की। इसमें इन्होंने बहुत सारा पैसा, अस्त्र शस्त्र, सैनिक, इस तरह से उन्होंने सहायता दी। तो इस प्रकार वहाँ भी इनका बहुत सारा खर्चा हो गया और वहाँ अमेरिका आज़ाद हो गया। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर करीब 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया। यानी कि पहले से खजाना खाली, ऊपर से कर्ज। तो इस प्रकार फ्रांस की स्थिति और भी गंभीर हो गई। उस समय करेंसी क्या चलती थी? फ्रांस की लिवरे। इसको आप स्टार मार्क कर लेना। और कितनी का कर्ज हुआ था? 10 बिलियन लिवरे यानी 10 अरब लिवरे। इससे पहले 2 अरब लिवरे का बोझ तो पहले से ही चढ़ा हुआ था। तो आप देखेंगे क्रमवार रूप से कि फ्रांस बहुत ही मुश्किलों में आगे पड़ने वाला था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। यानी कि अगर सरकार लोगों से पैसा मांगती है तो उस पर जो इंटरेस्ट था लोगों ने बढ़ा दिया। बोला कि अब 6% इंटरेस्ट पे हम आपको ब्याज नहीं दे सकते, कर्जा नहीं दे सकते हैं, आप हमको 10% दीजिए। तो दिन प्रतिदिन फ्रांस की सरकार और बुरी स्थिति में चलती जा रही थी। अब हम देखेंगे कि फ्रांस की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसमें 3 स्टेट जो थे वो कौन कौन से थे और उनका कार्य क्या क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में तीसरा जो स्टेट था वो किसानों का था, गरीब लोगों का था। और इसमें 90% किसान ही थे। लेकिन ज़मीन के मालिकों, किसानों की संख्या बहुत कम थी। यानी कि ये मालिक नहीं थे, किसान तो थे लेकिन ज़मीनों के मालिक बहुत ही कम किसान थे। और लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन यानी नोबल्स का, चर्च और तीसरे स्टेट के उसमें भी जो अमीर थे उनका अधिकार था। प्रथम स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट में कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जन्मता था। यानी कि जन्म से ही उनको कुछ विशेष अधिकार मिल गए थे। अब मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे सामाजिक व्यवस्था थी फ्रांस में। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग था।
यानी कि फर्स्ट स्टेज में कौन था? पादरी वर्ग, यानी जो प्रिस्टली क्लास था, जो ईसाइयों का धार्मिक कार्य कराने वाले लोग हैं उनको पादरी कहा जाता है, तो वो थे फर्स्ट स्टेट में। सेकेंड स्टेट यानी दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग थे, जो राजशाही को हेल्प करते थे, यानी कि जो राजा के मंत्री हो गए, राजा के कमांडर हो गए, ये सब थे, और जो नोबल थे। और थर्ड स्टेट में भी 3 कैटेगरी थी। क्या थी? एक थी जो थर्ड स्टेज में सबसे अपर लेवल पे आते थे, वो थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी अदालती और वकील आदि, ये थे। दूसरे लेवल पे किसान और कारीगर थे, और तीसरे लेवल पे जो सबसे नीचे थे वो छोटे किसान, जिनके पास भूमि भी नहीं थी, भूमिहीन मजदूर थे और नौकर थे। तो आपको मुख्य रूप से याद क्या करना है कि फ्रांस मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था, जिसे स्टेट कहा जाता है। कौन कौन सा? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में क्या थे? पादरी लोग थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में भी 3 थे। तृतीय स्टेट में 3 लेवल थे, जिसमें सबसे ऊपर थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी। दूसरे लेवल पे थे कारीगर और किसान, और तीसरे लेवल पे थे वो छोटे किसान जो भूमिहीन थे, और इसमें नौकर भी शामिल थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इस व्यवस्था में आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे उनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। कैसे विशेषाधिकार? अब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेट यानी प्रथम 2 स्टेट्स, फर्स्ट और सेकेंड में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग थे, जिनको विशेषाधिकार क्या? जन्म से ही मिल जाते थे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट विशेषाधिकार क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट इनको अधिकार क्या मिला था कि राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, यानी कि अगर करों की लिस्ट, टैक्स की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे कम यही 2 स्टेट वाले देते थे, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट। कुलीन वर्ग जो कि नोबल थे, उनको अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। जैसे वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे, उनको मजबूर किया जाता था। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास जो थे उनकी सेवा करना यही मुख्य रूप से कार्य था थर्ड स्टेट के लोगों का, और उसी से इनका जीविकोपार्जन चलता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टाइद और टाइल से। अब देखते हैं कि टाइद और टाइल क्या है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था, यानी कि जो चर्च यानी पादरी वर्ग थे वो लोग टाइद नामक धार्मिक कर था, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए या अलग अलग धार्मिक कार्यों के लिए जो टैक्स मिलता था किसानों से, जिसको टाइद कहा जाता था, ये चर्च वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी प्रत्यक्ष कर, यानी कि टाइल के रूप में आपको प्रत्यक्ष कर चुकाना होगा, और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार जो थर्ड क्लास था वो बहुत ही अपने आप को शोषित पाया। अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया गया, यानी कि जो बेसिक नीड्स थी जिसके बगैर आदमी जी नहीं सकता, उस पर भी अगर आप कर लगा देंगे तो वो इंसान कैसे जिएगा। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जो थर्ड क्लास था यानी थर्ड स्टेट था उसकी जनता करती थी, और ये फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट आराम से अपनी जीवन जीते थे। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है? लिव्रे। लिव्रे क्या है? ये फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, यानी फ्रांस के मुद्रा का नाम लिव्रे था जिसको 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट क्या होता है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। समझ में आया? पादरी वर्ग यानी कि चर्च के कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों का जो समूह होता है जो धार्मिक कार्य करते हैं वही होते हैं पादरी वर्ग। टाइद क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। टाइद और टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप लोग ध्यान से याद करिएगा। टाइद और टाइल। टाइद क्या था? चर्च द्वारा जो धार्मिक कर वसूला जाता था उसको टाइद कहा जाता था। यह कर कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, यानी कि अगर 10 भाग आपने
अनाज उगाया तो उसमें से एक भाग आपको चर्च को देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी था, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। और टाइल क्या था, जो किसान खेती बाड़ी करते थे वो सीधे स्टेट को यानी राजकाज चलाने के लिए जो कर देते थे उसको टाइल कहा जाता था। यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक चित्र भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, यहाँ एक बैठा हुआ जमींदार है जिसको बोला गया है मोटू जमींदार, और ये है किसान या जो गरीब अनाज उगाता है। ये लिखा है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और ये मोटू जमींदार सब कुछ ले लेता है, लेकिन इसको इस व्यक्ति को ये मोटू जमींदार देखता भी नहीं है, यानी इसको तुच्छ समझता है इतना करने के बावजूद। तो ये उस समय की परिस्थिति थी। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला है जीने का संघर्ष, यानी कि आदमी जीने के लिए कौन कौन से संघर्ष कर रहा था इस समय, इसको देखते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में लगभग 2,30,00,000 थी, यानी 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ यानी 2,80,00,000 हो गई, यानी 50 लाख की वृद्धि हो गई केवल कुछ ही वर्षों में। इसका परिणाम क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, यानी कि जितना अनाज हम उत्पादित कर रहे हैं उससे ज़्यादा की हमें खपत हो रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य, जो मुख्य भोजन था वहाँ का, वो पावरोटी था, ब्रेड था। उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही थी, तेज़ी से वृद्धि हो रही थी उसकी कीमतें। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अर्थात जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही होती है वैसे वैसे उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा उनके मालिक नहीं करते थे। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उनका वेतन कम ही था, फलस्वरूप वो बहुत ज़्यादा जीविकोपार्जन के लिए परेशान रहते थे। इसके बाद क्या हुआ, अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी होती गई और स्थितियाँ तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। अब कभी कभी ऐसा होता था जब उत्पादन भी नहीं हो रहा है तो उस समय तो रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, यानी कि जो थर्ड स्टेट था वो जीवन जीने के लिए भी बहुत संघर्ष कर रहा था। जीविका संकट क्या होती है, ऐसी चरम स्थिति होती है जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड होती है उसकी भी अगर हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं जीविका संकट। तो इस प्रकार फ्रांस में जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन पर जीविका संकट आम बात हो गई थी। अब आगे देख, अब इन सब से हुआ क्या, तो उसका ही परिणति थी फ्रांस की क्रांति। कैसे हुई, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी बाढ़, सूखा, अकाल ये सब आता था और किसान और कामगार विद्रोह करते थे, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। कैसे वो विद्रोह करें, ये वैसी क्षमता इनमें नहीं थी। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थर्ड स्टेट में भी 3 लेवल थे, तो उनमें जो सबसे ऊपर वाला लेवल था जिसमें वकील, पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग अब आवाज़ उठाने लगे इसके विरुद्ध कि हम ये सहन नहीं कर सकते। और इसका परिणाम यह हुआ कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, यानी मध्यम वर्ग। इसके फैलते समुद्र व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल संपत्ति अर्जित की थी। ये बहुत धनी हो गए थे, धीरे धीरे ये बहुत ही संपन्न हो गए थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था यानी बाहर भेजा जाता था। समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे, यानी जैसा कि मैंने बताया कि जो थर्ड स्टेट था उसमें जो सबसे ऊपर वाला लेवल था
उसके लोग क्या थे, उनमें शामिल थे प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी, वकील, पेशेवर लोग थे जो किसी कार्य में माहिर थे, शिक्षक थे। ये सब जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका में आ गए थे और उन्होंने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया था। इन लोगों का मानना यह था कि किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है उसका आधार जन्म नहीं बल्कि योग्यता होनी चाहिए कि वो कितना योग्य है। स्वतंत्रता, समान नियम, यानी सभी के लिए समान नियम, सभी स्वतंत्र हो, सभी को समान अवसर मिले, इस प्रकार के जो विचार थे वो समाज में आने लगे। और इसकी परिकल्पना किसने की? जॉन लॉक और ज्यां जैक रूसो। इन दोनों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ देता है। क्या पूछता है कि स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की? तो जॉन लॉक और ज्यां जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें स्वतंत्रता, समानता, ये सब चाहिए। टू ट्राइस्टेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? लॉक की। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। डायरेक्ट पेपर में पूछने वाला प्रश्न कि टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा है? तो लॉक ने। इसमें बोला गया कि कोई राजा देवी या देवता नहीं है जिसके पास अधिकार निरंकुश हो, यानी वो जो करना चाहे वो करे। इस बात को उसने खंडित किया कि ऐसा नहीं हो सकता। और रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा? जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव, कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें जनता और उसके प्रतिनिधि हों। ऐसा नहीं कि राजा अपने निरंकुशता और मनमानीपन के कारण जनता को कष्ट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे मॉन्टेस्क्यू, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ भी चुका है TRE 3.0 में, कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने की, किसने लिखा? तो मॉन्टेस्क्यू। तो आप याद रखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने क्या बताया कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की विभाजन की बात, जैसा कि आजकल के लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है, यानी राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी मॉन्टेस्क्यू की, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें सत्ता के विभाजन की बात की गई थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। अब देखिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटेन 13 उपनिवेशों पर कब्जा करके बैठा था, जिसको फ्रांस की सहायता से आज़ाद करा दिया गया और वहीं बाद में अमेरिका बना। आज 50 राज्य हैं उसमें। तो जब वहाँ उपनिवेश आज़ाद करा लिए गए तो वहाँ जो सरकार बनी थी वो इसी मॉडल पर आधारित थी, जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका थी, यानी लोकतंत्र था। तो ये लोग भी चाहते हैं कि इसी मॉडल पे फ्रांस में भी सरकार बने। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण, जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा कि मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से की गई है भारत में, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अर्थात ये लोग भी चाहते हैं कि हमें मौलिक अधिकार मिले और वैसा ही लोकतंत्र फ्रांस में भी हो। अब दार्शनिकों, जो ये दार्शनिक थे, इनके विचारों को कॉफ़ी हाउस और सैलानों की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करते थे। यानी कॉफ़ी हाउस में 2 लोग बैठ गए या सैलॉन में बैठ गए, वहाँ पे चर्चा लोग करते थे कि हमें, जो भी इन्होंने पुस्तकें लिखी तो उसको पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया कि हमें भी ये अधिकार चाहिए, हमें भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए। और ऐसे इनके पुस्तकों का अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। अब ये पुस्तकें अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उसे समझ पाएँ। यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो इन पुस्तकों और अखबारों को नहीं पढ़ पाएँ, वो भी इन बातों को सुने ताकि वो भी समझ सकें कि हमें कैसे जीवन की अपेक्षा करनी चाहिए। और इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से
विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। यानी कि इसी बीच लुई 16वां ने फिर से नए करों की घोषणा कर दी। इससे जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति थे यानी तीसरा स्टेट, उन्होंने पहले दो स्टेट यानी प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा कर दी, क्रांति की घोषणा कर दी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो अध्याय के प्रारंभ में ही हमने पढ़ा था कि लुई 16वां ने अत्यधिक कर बढ़ा दिए थे। प्राचीन राजतंत्र के फ्रांसीसी राजतंत्र में फ्रांसीसी सम्राट जो था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। जो पहले था वो तो था कि अपनी मर्जी से वो कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, स्टेट जनरल यानी जो प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों की अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। अर्थात स्टेट जनरल नामक एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि पुराने फ्रांसीसी राजतंत्र में ऐसा होता था कि एक पॉलिटिकल सभा थी, राजनीतिक सभा थी, जिसे स्टेट जनरल कहा जाता था। वहाँ क्या होता था कि जब भी करों को बढ़ाया जाना होता था तो वहाँ का सम्राट स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था और उसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे और अपने विचार देते थे। वोटिंग होती थी। उसके बाद राजा कर, अगर वोटिंग में ज़्यादा लोग कर बढ़ाने के पक्ष में थे तो कर बढ़ा दिया जाता था। और ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि जब भी स्टेट जनरल बुलाया जाता था तो कर बढ़ा ही दिया जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर उसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का ही था, इसलिए हमेशा कर बढ़ा दिया जाता था। और जब भी कर बढ़ाने की बात आए तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली जाती थी। लेकिन ये मीटिंग 1614 के बाद अभी तक नहीं बुलाई गई थी। अब जब बहुत ज़्यादा फ्रांस की सरकार पर प्रेशर पड़ने लगा तो लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अर्थात नए कर बढ़ाने के लिए इसने भी बहुत दिनों बाद कर बढ़ाने वाली संस्था, जिसको स्टेट जनरल भी कहते थे, इसकी बैठक बुलाई और वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया इसके लिए, जहां ये मीटिंग होनी थी। इसमें पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उनको क्या किया गया, इस बैठक में 300 प्रतिनिधि बुलाए गए। अर्थात इस स्टेट जनरल की मीटिंग में पहले स्टेट में 300 प्रतिनिधि आए और दूसरे स्टेट से 300 प्रतिनिधि आए और ये आमने सामने की कतारों पर बैठाए गए। जबकि तीसरे स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि बुलाए गए थे उनको इनके पीछे खड़ा कर दिया गया। यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यानी जो थर्ड स्टेट में सबसे ऊपर वाले लेवल पे थे वहीं इसमें ज़्यादातर लोग चुन के आए थे। अब क्या हुआ, किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसानों का, औरतों का और कारीगरों का इस सभा में प्रवेश वर्जित था, नहीं आ सकते। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत क्या है और उनकी मांग क्या है इसका लिस्ट बनाया गया था और इसको जो ये 600 थे वो प्रतिनिधि सभा में लेके आए थे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस मीटिंग में निर्णय कैसे होता था। तो अब देखते हैं निर्णय कैसे होता था। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
और तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सभा का बहिष्कार करके बाहर निकल गए। अब मैं समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसके कहने का मतलब है कि जो प्रथम स्टेट में 300 लोग थे, दूसरे स्टेट में 300 लोग थे और तीसरे स्टेट में 600 लोग थे, उनका वोट एक ही होगा। जैसे 300 लोगों का वोट एक, 300 लोगों का वोट एक और ये 600 लोग थे उनका भी वोट एक ही। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट में तो जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे वो हमेशा चाहते थे कि कर बढ़ाया ही जाए ताकि उनको भी कर ज़्यादा मिले, लेकिन तीसरा स्टेट के लोग नहीं चाहते थे। और जैसे यहाँ 600 लोग थे फिर भी वोटिंग राइट एक ही है और यहाँ 300 थे तो भी एक। तो हमेशा ये होता था कि एक वोट प्रथम स्टेट और एक वोट द्वितीय स्टेट, दो हो जाता था पक्ष में, कर बढ़ाने के पक्ष में, और ये ज़्यादा होते हुए भी एक वोट से हार जाते थे, अर्थात कर बढ़ाया जाता था। लेकिन अब की बार इन्होंने कहा कि हमें एक व्यक्ति के लिए एक वोट की मांग है, यानी कि हम लोग 600 हैं तो हम लोग 600 का एक वोट नहीं देंगे, 600 का 600 वोट देंगे। आप लोग 300 का 300 वोट दीजिए, 300 का 300 वोट दीजिए। जिसको सम्राट ने स्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसे तो इनकी मांगे पूरी हो जाएगी, यानी कर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, और इन्होंने इस सभा का बहिष्कार करके बाहर निकल गए। अब जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वो खुद को ही एक संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे कि हम ही ओरिजिनल शासक अब बनेंगे। 20 जून को ये प्रतिनिधि जो 600 निकले थे वो वर्साई के इंडो टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। वहाँ एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ जमा हुए और उन्होंने अपने आप को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। और इनका नेतृत्व किसने किया, ये पेपर में आता है, तो मिराबियो और आबेसिये ने इनका नेतृत्व किया। देखो, मिराबे का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था तो ये भी कुलीन ही, लेकिन ये चाहता था कि जो विशेषाधिकार सामंती प्रवृत्ति के लोगों का है, कुलीन वर्गों का है, उसको खत्म करना है। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। और आबे जो ये था, ये एक पादरी था, और उसने तीसरा स्टेट क्या है, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, इस शीर्षक से एक बहुत ही प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा जिसको लोगों में बांटा गया। तो ये दोनों ही इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहे थे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली जो थी वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुई थी, और यहाँ पे ये लोग इस टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहे हैं हाथ उठाकर कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कमज़ोर करने वाले एक संविधान नहीं निर्माण कर लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इस पेंटिंग को बनाया है जॉन लुई डेविड। अब जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, उसी समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। यानी कि उस वर्ष ये हुआ 1789 में, जो हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि 14 जुलाई का जो सुबह था वहाँ पे शहरों में सेना को बुला लिया गया था। तो उस वर्ष कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। बेकरी मालिक इस स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए जमाखोरी में जुटे थे कि कुछ और बढ़ जाए इसके प्राइस तो हम उस समय बेचेंगे। बेकरी की दुकानों पर घंटों का इंतज़ार करने के बाद भी जब पाव रोटी नहीं मिला तो गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया और उनको लूट लिया इन्होंने जितने भी सामान थे। और इसी बीच सम्राट ने, जो फ्रांस का लुई 16वां था, उसने पेरिस में सेना को प्रवेश देने का आदेश दे दिया। इस प्रकार जनता बहुत ही क्रोधित हो गई और भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद करके वहाँ के हथियार लूट लिए। जैसा कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था, वहाँ के कैदियों को छुड़ा दिया। और ये एक फ्रांस के राजा के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन और क्रांति की शुरुआत भी इसी को माना जाता है।
देहाती इलाकों में गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने में निकल पड़े हैं। यानी जो जमींदार हैं वो फसल बर्बाद करना चाहते थे। ऐसा अफवाह उड़ा और इससे क्रोधित होकर जो किसान थे वो कुदाल और बेलचों से जितने भी ग्रामीण में जो किले बनाए गए थे उन पर आक्रमण कर दिया। अन्न भंडारों को उन्होंने लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया, ताकि अब लगान देना ही नहीं पड़ेगा। कुलीन जो वहाँ के थे बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर जान बचाकर भागने को विवश हो गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रांस का मैप है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेरिस। ये आपको पेरिस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके ही पूर्व दिशा में आपको बास्तिल भी दिखेगा जहाँ की किले को तोड़ दिया गया था। तो ये पूरे फ्रांस का मैप है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फ्रांस के मैप में पेरिस यहाँ पे है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जमींदार अपने ज़मीनों को जागीरों को छोड़कर भाग गए, पड़ोसी देशों में शरण, नीदरलैंड स्विट्ज़रलैंड में शरण ले ली। अब ये देखकर लुई 16वां को अंत में समझ में आ गया कि ये लोग क्रांति ला चुके हैं और हमारी जान अब बचने वाली नहीं है। यानी कि विद्रोही प्रजा की शक्ति का इसको अनुमान हो गया और अंत में इसने नेशनल असेंबली जो बनी थी इसको मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। यानी राजा मनमानी नहीं करेगा, उसको कोई भी फैसला लेने से पहले इस नेशनल असेंबली की सहमति लेनी अनिवार्य होगी। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। यानी कि नेशनल असेंबली ने क्या कहा कि आज से कर नहीं होगा, सामंती व्यवस्था नहीं होगी, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। जो पादरी लोगों को विशेष अधिकार मिले थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया, यानी उनको छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको भी जब्त कर ली गई सरकार के द्वारा। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। यानी कि जो भी विशेषाधिकार थे चर्च के वो समाप्त कर दिए गए, करों को ख़त्म कर दिया गया और इस प्रकार जो आम लोग थे वो राहत की सांस लेने लगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की का जो भी कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू।